अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे मीडिया पर जो कहानी बहुत ज़्यादा देखी और सुनी जा रही है वो कहानी डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर, उसकी बीवी और उसकी बेटी की है। इस कहानी के कुछ ऐसे पहलू मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जिनके बारे में अभी तक शायद बहुत ही कम बात की गई है। डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर, जो कि लाहौर का एक ताकतवर तरीन डीएसपी कहा जाता है, एक ऐसा डीएसपी जिसने अपने करियर के आगाज़ से ही इन्वेस्टिगेशन के तौर पर काम किया, इन्वेस्टिगेशन से ही मुंसलिक रहा और CIA इन्वेस्टिगेशन में बतौर ऑफिसर बड़े अरसे तक इसने काम किया। इसके बावजूद ऐसा इसने कौन सा नुक्ता छोड़ा या ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। वो कहते हैं ना कि चोर हो या कातिल, अपना सुराग ज़रूर छोड़ता है। अपने करियर के आगाज़ से ही इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ही काम किया, इन्वेस्टिगेशन से ही मुंसलिक रहा और CIA इन्वेस्टिगेशन में बतौर ऑफिसर बड़े अरसे तक इसने काम किया। इसके बावजूद ऐसा इसने कौन सा नुक्ता छोड़ा या ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से ये पकड़ा गया। वो कहते हैं ना कि चोर हो या कातिल, अपना सुराग ज़रूर छोड़ कर जाता है। ये भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस डीएसपी उस्मान ने किया क्या। डीएसपी उस्मान की एक नहीं बल्कि दो बीवियां थीं। पहली बीवी से इसकी शादी तकरीबन 24-25 साल पहले हुई थी। 1998 में इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। जब इसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो इसके बाद फिर इसकी शादी का सिलसिला चला। इसकी बीवी जो थी उनका नाम सुमैया था और उनका ताल्लुक बहावलपुर से था। और सुमैया के घर वालों को जब इस रिश्ते का पता चला, उन्होंने सुना तो वो नहीं माने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी यहाँ पर हो। लेकिन सुमैया किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं थी और फिर ये शादी हो गई। उन्हें भी यही खदशा था। उनका कहना था कि ये पुलिस वाले जो होते हैं ये किसी के भी सगे नहीं होते, लोग पुलिस से डरते हैं और तुम पुलिस वाले से शादी करना चाहती हो। एनीवे, ये शादी हो गई और फिर शादी के कुछ ही सालों बाद इसके शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली। इस दूसरी शादी की वजह से सुमैया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। सुमैया के यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने खंसा रखा। ये खंसा जो है ये तकरीबन 17-18 साल की थी जब इसके बाप ने इसको कत्ल किया। अब खंसा और उसकी माँ डीएसपी उस्मान के साथ तो रहती थी, दूसरी बीवी भी साथ में रहती थी, लेकिन इस बात पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और जाहिर सी बात है कि जब सौतन सामने थी तो कैसे खुश रहती। घर में लड़ाइयाँ झगड़े और नाराज़गी तो चलती रहती थी। लेकिन कुछ अरसे से ये डीएसपी उस्मान ने अपनी बीवी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। बात बात पर हाथ उठाता, मारता पीटता और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता। अब सुमैया की बहन का कहना है कि मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाता था, उसे मारता था और इसकी वजह अक्सर दूसरी बीवी होती थी। अब होता कुछ यूं है कि 27 सितंबर से पहले से तो इसकी बीवी गायब थी घर से, लेकिन इस बात का किसी को भी कुछ पता नहीं था। सुमैया की बहन अपनी बहन को मिलने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि मेरी बहन तो घर में है ही नहीं। फिर वो उसके शौहर से पूछती है तो उसका शौहर कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घरों में होती रहती हैं। हमारे घर में भी हुई और वो घर छोड़कर चली गई। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। तो इस बात पर वो कहती है तो क्या आपने कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद पुलिस में हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है रिपोर्ट करवाने की। मैं अपने तौर पर पता कर रहा हूँ, मेरी बेटी भी तो है उसके साथ। और फिर सारे दोबारा से तलाश करना शुरू कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसी तरह 1-1.5 माह गुजर जाता है। अब ये जो सुमैया की बहन है ये समझ गई, क्योंकि इसको मरने से पहले इसकी बहन ने बताया था कि अब ये मुझ पर तशद्दुद करने लग गया है। 10 मरले का प्लॉट था जो इसने हमारे नाम किया था, वो भी इसने धोखे से बेच दिया है और अब इसके पैसे भी मुझे नहीं दे रहा। वो सारे पैसे इसने अपनी दूसरी बीवी पर लुटा दिए हैं और ये मामला उनके घर में काफ़ी बिगड़ा हुआ था। गुज़श्ता कुछ अरसे से उसकी बहन को शक होता है। वो थाने जाती है, थाने जाकर रिपोर्ट कराती है और कहती है कि मुझे अपने बहनोई पर शक है। अब ये जो रिपोर्ट करा रही होती है तो वहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं वो फ़ौरन ही डीएसपी उस्मान को फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है और तुम्हारी साली लेकर आई है। इस बार डीएसपी उस्मान बहुत गुस्से में आता है और इनको कहता है कि ज़रा इनको रोको और इनकी खूब खातर तवाज़ा की जाती है उस दिन थाने में। इसके बाद ये बाहर निकलते हैं, जिस जगह पर भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती और फिर ये लोग मीडिया पर आते हैं और मीडिया पर आकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। आखिरकार ये अदालत में जाते हैं। जब ये अदालत में जाते हैं तो इस केस पर फिर बाकायदा तौर पर अफसरान को तैनात किया जाता है। 2
DSP इस केस पर लगाए जाते हैं और इसके बाद ये सही से काम करना शुरू करते हैं। और ये बात सही है कि जब पुलिस ठीक से काम करती है तो फिर कोई वजह नहीं कि मुलजिम ना पकड़ा जाए। मुलजिम पकड़ा भी गया, मुलजिम को उन्होंने गिरफ्तार भी किया, उसने इकरार जुर्म भी किया और जो उसने कहानी बताई वो बड़ी ही खौफनाक है। अब बीवी को तो मारा, वो इससे लड़ती थी, झगड़ती थी, या इसका उससे दिल भर चुका था, या उसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि दूसरी बीवी इसके पास मौजूद थी। बेटी तो अपना खून थी, बेटी तो अपनी औलाद थी। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बेटी को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। असल मसला तो शायद बेटी का था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने मुंह उतनी बातें। जो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसको ऐसे लोगों से और ऐसे लोगों की बातों से महफूज रखे। लेकिन बेटी का मामला या इज्जत का मामला नहीं था। लेकिन हाँ, पुलिस फोर्स के अंदर से ये कोशिश भी की गई DSP को बचाने के लिए कि मामले को इज्जत का रुख दे दिया जाए ताकि गैरत के नाम पर कत्ल और इसके बाद मुआफ़ी और उसके बाद रिहाई। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि इसकी कुछ वजूहात हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि एक तो केस अदालत में चला गया, अदालत में जाने के बाद 2 DSP तैनात हुए और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में बड़ी हैरानकुन बातें सामने आती हैं। कत्ल तो गाड़ी में किया, खून के धब्बे घर में क्यों मौजूद हैं? इस खून का जो सुराग है वो घर से ही मिलता है। पुलिस वहां पहुंचती है। घर पहुंचकर जब घर का बाकायदा मुआयना किया जाता है और स्पेशल आलात से चेक किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर खून के कुछ धब्बे दरवाजे और फर्श पर मौजूद हैं। मैच कर जाते हैं वो धब्बे इसकी बीवी के साथ। इसके बाद जो दूसरा क्लू मिलता है उसकी गाड़ी से, सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर और बैक सीट से जो खून के नमूने मिलते हैं, ये 2 खून के नमूने 2 मुख्तलिफ सैंपल्स हैं। आगे वाली सीट का सैंपल इसकी बीवी से मैच करता है और पीछे वाली सीट का सैंपल इसकी बेटी के सैंपल से मैच करता है। अब यहाँ पर बात जो है वो मशकूक हो जाती है और सारे जो रुख हैं वो हो जाते हैं DSP की तरफ। अब DSP उस्मान की तरफ ये तमाम रुख तो हो जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो पुलिस करती है, यहाँ पर DSP उस्मान जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इन्वेस्टिगेशन में इतना अरसा गुजारा, बड़ा ही होशियार था। अपनी तरफ से तो उसने कार्रवाई की, लेकिन इसी कार्रवाई ने उसको मशकूक बना दिया। कहा तो उसने ये था कि 27 को मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई, लेकिन असल में ये मामला 25 को हुआ। इसने अपनी बीवी को 25 को कत्ल किया। होता कुछ इस तरह से है कि जब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो उसके मोबाइल की जो मूवमेंट है उसको भी ट्रैक किया। गाड़ी को ट्रैक किया, खून के नमूने मिले। घर को ट्रैक किया, खून के नमूने मिले। अब मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो 25, 26 और 27 को इसके मोबाइल की बड़ी ही अजीबोगरीब मूवमेंट थी। 25 को इसका मोबाइल कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, 26 को फिर बंद हो जाता है और 27 को फिर बंद हो जाता है। एक मशकूक अंदाज में फ़ोन का बंद हो जाना जो है वो चीज़ों को मशकूक कर देता है ताकि ये पता ना चल सके कि इस दौरान वो कहाँ कहाँ मूव करता रहा। इसलिए उसने अपने मोबाइल की जो मोबाइल सिम है वो भी ऑफ कर दी ताकि मालूम ना हो सके कि वो किस लोकेशन या किस एरिया में घूमता रहा है। अब ज़रा सुनिएगा कि इसने ये कत्ल कितने खौफनाक तरीके और कितने शातिराना अंदाज में किया। लेकिन वही कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर अपना सुराग जरूर छोड़ जाता है। अब ये साहिब जो बताते हैं, कहानी कुछ इस तरह से है कि इसका एक 10 मरले का प्लॉट था जो इसने अपनी बीवी के नाम किया हुआ था। ये कहता है कि भाई की शादी के लिए इसने इस प्लॉट को बेचा। बीवी को ये गिला था कि तुम इस प्लॉट को वापस मुझे लेकर दो। कुछ उसे ये था कि शायद इसने अपनी दूसरी बीवी को सब कुछ खिला पिला दिया है। इस बात पे वो गुस्सा होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, बेटी माँ का साथ देती थी, इसको गुस्सा आता था। अब 2 बातें हैं। एक बात ये कही जा रही है कि इसने बाकायदा तौर पर प्लानिंग की, जबकि ये कहता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर से जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं उनसे ये साबित होता है कि इसने बाकायदा प्लानिंग की। अपनी बीवी को अपनी बेटी को लेकर खाने पर गया, खाने पर ले जाकर वापसी पर इसको जब अपनी सरकारी गाड़ी में ला रहा था उसी दौरान में जब वो लास्ट खाना खिलाने गया उसके बाद इसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद उसकी गाड़ी में खून के धब्बे मिले। ये कहता है कि गाड़ी में हमारी शदीद लड़ाई हुई और मेरे हाथों से बीवी का कत्ल हो गया और इसके बाद मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। वो माँ को बचा रही थी और वो ऐनी गवाह भी थी और वो खामोश होने वाली नहीं थी। इसके बाद वो कहता है कि मैंने बेटी को कान्हा में नाले में फेंका और बीवी को ये कहता है कि थोड़ा
تھوڑا آگے جا کر اور جگہ پر اس نے فیروز والا میں پھینکا۔ یہ فیروز والا میں بیوی کو پھینکتا ہے اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر مانیٹر کرتا رہا کہ اگر یہ لاشیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے بیٹی کی لاش ملتی ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد بیوی کی لاش ملتی ہے۔ ان دونوں کو ضروری کارروائی کے بعد لاوارث لاشیں قرار دے کر دفنا دیتا ہے اور اس چیز کی کسی کو بھی کانوں کان بنک نہیں پڑنے دیتا۔ اس کے بعد یہ شخص مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید اب کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد جب معاملہ اٹھا، میڈیا میں آیا، عدالت میں گیا اور یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا تو اس نے بھی اپنی طرف سے FIR اپنے سسرال والوں کے خلاف کٹوانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر اس نے جو معاملات کیے، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ بیوی کو تو مارا مگر بیٹی کو کیوں مارا؟ یہ کہتا ہے کہ بیٹی جو ہے ماں کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، میں غصے میں تھا، میں نے غصے میں یہ سب کچھ کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ میں سے بچوں کا جھکاؤ زیادہ تر ماں کی طرف ہوتا ہے اور پھر بیٹی کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ایسا باپ جو 2 شادیاں کر چکا ہو وہاں پر تو بچوں کا پورا رجحان صرف ماں کی طرف ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں اس ماں کے ساتھ اس کی ہمدردیاں اور اس کا اپنی ماں کے لیے بولنا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ اتنا نہیں بولتی تھی لیکن کچھ عرصے سے میری بیٹی نے بھی اپنی ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی، وہ بہت زیادہ بولتی تھی، میرے سے بدتمیزی کر جاتی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے جب ماں کو مارا یہ بھی ساتھ موجود تھی، میں نے اس کو بھی مار دیا، لیکن ثبوت بتاتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو گھر میں ملنے والے خون کے نمونے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں اس پر تشدد ہوتا رہتا تھا۔ اب بچی کو مارنا جو ہے وہ یہاں پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے لے کر گیا تھا ان دونوں کو، اور وہاں پر اس نے جب اپنا فون آف کیا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹریک ہو کہ میں نے لاشیں کہاں پر ڈسپوز کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گھر میں خون کے نمونے ملے ہیں وہ کچھ دن پہلے کی لڑائی کے ہیں، جیسا کہ اس نے پولیس کو بھی بتایا کہ جس وقت اس نے ان کو قتل کیا گاڑی میں تو اس کے فوراً بعد ہی اس نے ان کی باڈی سے جان چھڑائی اور لاشوں کو ٹھکانے لگایا، اور وہ لاشوں کو لے کر گھر نہیں گیا تو گھر میں موجود خون کے نمونے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی پر اکثر تشدد کرتا تھا، اور یہ خون جو ہے یہ اس کی بیوی سے میچ بھی کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس خاتون پر پہلے بھی گھر میں تشدد ہوتا تھا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ پلان بنا کر ان کا قتل کیا اور پھر باڈیز کو اس طرح سے اس نے گندے نالے میں پھینکا۔ ایک طرف بیوی جس کے ساتھ 25 سال گزارے اور دوسری طرف بیٹی جو اپنا ہی خون تھی، اپنی ہی اولاد تھی، اور ان کو دونوں کو قتل کرتے ہوئے اس کے ذرا بھی ہاتھ نہیں کانپے۔ اگر قانون کے رکھوالے ہی درندے بن جائیں، جلاد بن جائیں تو دوسروں کو کون پوچھے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔